रजनी के मन में जाने से पहले कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसके पास यही एक मौका था। इसके अलावा और कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे वो जानती हो और जो उसके लिए अग्रवाल ग्रुप से ऑर्डर ला सके। ये सोचते हुए उसने भगवान का नाम लिया और तैयार होकर बाहर के लिए निकली। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसने मंकू के द्वारा दिए गए नंबर पर फोन किया। तभी रजनी ने देखा कि फोन की घंटी बार के कॉर्नर में बज रही थी, जहां लाइट की रोशनी काफी कम थी। वहां बैठे हुए लोग भी नॉर्मल जगह से काफी अजीब लग रहे थे। तभी रजनी ने लंबी सांस ली और चारों तरफ नजर डाली। इतने में हेडक्वार्टर विजिटर ने फोन उठाकर कहा, हेलो मिस रजनी, क्या आप पहुंच चुकी है? रजनी कहती है, हाँ। रजनी के हाँ बोलते ही हेडक्वार्टर विजिटर सामने आया और उसने रजनी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई रजनी, मेरा नाम दुष्यंत है। रजनी ने गौर से दुष्यंत को देखा। 6 फुट का था वो और उसका शरीर बड़ा और बेडोल था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ऐसी लग रही थी जैसे वो किसी को डराना चाहता हो। एक पल के लिए रजनी को अजीब महसूस हुआ, लेकिन वो उसके सामने अपनी फीलिंग्स व्यक्त नहीं कर सकती थी। अगर उस आदमी से रजनी को काम नहीं होता तो वो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। साथ ही रजनी के मन में चल रहा था कि कहीं उसने ज्यादा मेकअप तो नहीं कर लिया, क्योंकि सामने बैठा हुआ इंसान उस मेकअप के लिए वर्थ इट नहीं लग रहा था। इतने में दुष्यंत ने कहा, रजनी जी आगे चलिए, आप तो यहीं खड़ी हो गई। रजनी मुस्कुराई और दुष्यंत के बताए अनुसार उसकी टेबल की तरफ चली गई। दुष्यंत की टेबल सचमुच किनारे में थी, जहां किसी की नजर नहीं पड़ सकती थी। रजनी के मन में अब और ज्यादा चिंताएं दौड़ने लगी थी। सोचने लगी कि आखिर इस आदमी ने ऐसी जगह क्यों चुनी होगी, जबकि वो उसके साथ एक बिजनेस डील की बात करने आई थी, ना कि। इतना सोचते हुए रजनी ने अपने ख्यालों को रोक दिया और एक लंबी सांस ली। तभी दुष्यंत ने हंसते हुए कहा, क्या आप लेंगे, विस्की, रम, ब्रांडी या फिर रेड वाइन? रजनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लाइम सोडा। दुष्यंत फिर से वही शैतानी हंसी हंसने लगा और उसने कहा, इतने बड़े बार में आने के बाद सोडा कौन पीता है? रजनी कहती है, मैं अल्कोहल नहीं पीती, जो माफ कीजिएगा। इतने में दुष्यंत ने कहा, मैं अल्कोहल नहीं पीने वालों के साथ डील नहीं करता, मुझे माफ कीजिए। इतना कहते ही वो उठने को तैयार हुआ। तभी रजनी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं नजर आने लगी। दुष्यंत ने फिर से उसकी शक्ल को देखा और वो हंसने लगा और उसने कहा, अरे मजाक कर रहा हूँ, आप तो बड़ी सीरियस हो गए। बताइए आपके पास क्या प्रपोजल है? एक तरफ रजनी दुष्यंत को प्रपोजल बता रही थी, दूसरी तरफ मोहिनी अधीर और मातृका के रिश्ते के बारे में सोच रही थी। उसने उन दोनों को कैफे में बात करते हुए देखा था। ऐसा लग रहा था अगर मोहिनी से अधीर की शादी नहीं हुई होती तो शायद आज के समय में वो अधीर की बीवी नहीं होती। मोहिनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी उसने अपनी एक पुरानी दोस्त को फोन लगाया, जो कि खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। फोन लगाते ही मोहिनी ने कहा, हेलो निशा, कैसी हो? दूसरी तरफ से निशा की आवाज आई। उसने कहा, मोहिनी, इतने सालों के बाद तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो? कोई जरूरी काम है क्या? निशा कॉलेज के दिनों में हॉट टॉपिक थी। कॉलेज के सभी लड़के उसके पीछे पागल थे और रही बात मोहिनी की, वो सिर्फ निशा के साथ रहती थी। एक दिन मोहिनी ने डिसाइड किया कि वो आज के बाद निशा की शेडो बनकर नहीं रहेगी। बस उस दिन से दोनों दोस्तों के बीच में दरार आ गई। हाल फिलहाल में ही निशा ने एक सोशल मीडिया अकाउंट खोला और कुछ ही समय के बाद वो अकाउंट बूम कर गया। मोहिनी अपनी कंपनी पर मातृका का दबदबा कम करने के लिए निशा का सहारा लेना चाहती थी। इसीलिए मोहिनी ने कहा, निशा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कंपनी के साथ टाई अप कर लो। निशा ने कहा, इतने समय बाद तुम मुझे फोन कर रही हो, वो भी काम के लिए? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा काम करूंगी? मोहिनी ने अपने हाथ में रखी हुई बॉल को उछालते हुए कहा, क्योंकि मेरी कंपनी का टाई अप अग्रवाल ग्रुप के साथ है और अग्रवाल ग्रुप से हर महीने मुझे नए ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। तुम जानती हो, अगर अग्रवाल ग्रुप तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट को देखकर तुमको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देगा तो तुम्हारे पास कितने पैसे आएंगे। अग्रवाल ग्रुप का नाम सुनते ही निशा उछल पड़ी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तभी अचानक निशा ने कहा, मैं तुरंत एक कॉन्सर्ट की डिटेल ऑनलाइन डाल रही हूँ, मैं उसमें तुम्हारी कंपनी का नाम भी मेंशन कर दूंगी। मोहिनी ने कहा, अब साथ में बिजनेस करके मजा आएगा। निशा ने भी मोहिनी को यही जवाब दिया। दोनों की बातें खत्म हुई। तभी मोहिनी ने तुरंत सेल्स डिपार्टमेंट से कहा कि उनके पास एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, पर उसके लिए हमें जल्द से जल्द अग्रवाल ग्रुप से ज्यादा ऑर्डर्स लेने होंगे। वैसे मोहिनी चाहती तो सीधा अधीर का सहारा लेकर इस काम को आसानी से कर सकती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि अधीर को ऐसा महसूस हो कि मोहिनी उसका फायदा उठा रही है और वापस उसकी जिंदगी में आना चाहती है। इसीलिए मोहिनी ने अपने सारे सेल्स डिपार्टमेंट को काम में लगा दिया। दूसरी तरफ उसे ये भी पता चला कि अधीर और रजनी एक साथ काम कर रहे हैं,
फिलहाल इस वक्त मोहिनी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती थी। इस वक्त उसका सबसे बड़ा कंसर्न मातृका थी। दूसरी तरफ सेल्स डिपार्टमेंट को जैसे ही निशा के बारे में पता चला, उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को तुरंत सर्कुलेट कर दिया, क्योंकि निशा के फॉलोअर्स सोशल मीडिया में मातृका से ज्यादा थे। दूसरी तरफ जब रजनी दुष्यंत से ये बात कर रही थी, तब उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया और उसने तुरंत फोन की स्क्रीन पर देखा। ये नोटिफिकेशन ऑफिस की तरफ से आया था और उसमें लिखा था कि कंपनी के प्रमोशन में निशा सिंह कंपनी का सपोर्ट करेगी और आने वाले कॉन्सर्ट में मोहिनी कॉर्पोरेशन के बारे में अपनी बात रखेगी। निशा के सोशल मीडिया में 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। ये देखकर रजनी को एक और पॉइंट मिल गया था, जिसके साथ वो दुष्यंत को अपनी कंपनी के बारे में बताए। लेकिन इससे पहले रजनी कुछ भी कहती, दुष्यंत उसकी बात को काट देता और उसकी तारीफें करने लगता। रजनी अब तक ये तो समझ गई थी कि दुष्यंत का यहाँ आने का इरादा बिजनेस मीटिंग का नहीं बल्कि कुछ और ही है। तभी रजनी ने परेशान होकर कहा, मैं एक ग्लास वाइन लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही दुष्यंत ने ताली बजाई और वेटर को अपने पास बुलाकर कहा, मैडम के लिए वाइन लेकर आओ। जैसे ही वो वहां से गया, दुष्यंत कहता है, मुझे पहले से पता था तुम वाइन गर्ल हो, पता नहीं क्यों तुम मेरे सामने इतना शर्मा रही हो। इतना कहते हुए दुष्यंत रजनी की तरफ झुका और उसने रजनी के हाथ में हाथ रखकर कहा, तुम्हें मुझसे शर्माने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे कंफर्ट के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि दिल्ली का काम कर रही कई सारी मॉडल्स मुझे बहुत पसंद करती हैं। उन्हें मेरा नेचर पसंद है और वो मेरा साथ कंफर्टेबल है। तुम समझ रही हो ना? रजनी का दिमाग घूमने लगा और वो एक पल के लिए अपने द्वारा लिए गए डिसीजन पर पछताने लगी। लेकिन अगर उसने इस डील को क्रैक नहीं किया तो उसके पास और कोई ऑर्डर नहीं बचेगा। इसीलिए वो कहती है, अब आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही कर रही हूँ। आपके कहने पर मैं वाइन पी रही हूँ। प्लीज एक बार बिजनेस को लेकर बात कर लें। तभी दुष्यंत ने कहा, देखो मैं ट्रेड में कंपनी के लिए काम करता हूँ जिसका टाई अप अग्रवाल ग्रुप के साथ है और इस नाते मेरी पहचान अग्रवाल ग्रुप में सबके साथ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। मैं अग्रवाल ग्रुप के लीडर को भी पहचानता हूँ। बस तुम ये समझ लो कि अगर तुमने मेरे साथ अच्छे पल बिता दिए तो तुम्हारी बात डायरेक्ट अग्रवाल ग्रुप के लीडर से करवा दूंगा, या फिर उसकी भी जरूरत नहीं है। कल सुबह मैं खुद तुम्हारी कंपनी में एग्रीमेंट लेकर आऊंगा। क्या इतना सुनने के बाद तुम्हें तसल्ली हुई? और हाँ, एक बात और कह देता हूँ कि मुझे तुम्हारी बिजनेस डील सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बहुत टैलेंटेड हो और हार्ड वर्किंग भी। ये करते हुए दुष्यंत की नजरें कहीं और थीं और रजनी उसकी नजरों को समझ पा रही थी। तभी रजनी ने कहा, लेकिन सर। इतने में दुष्यंत ने उसकी बात काट दी और कहा, मुझे सर नहीं दुष्यंत कहो। मुझे सर बुलाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इतने में वेटर वाइन का ग्लास लेकर रजनी के पास गया और रजनी ने वेटर को धन्यवाद कहा। दुष्यंत हंसते हुए बोला, मेरे से ज्यादा इज्जत तो वेटर की है। रजनी को समझ नहीं आया कि दुष्यंत के कहने का मतलब क्या है। तभी रजनी कहती है, तो आप कह रहे हैं कि आप हमारी कंपनी को ऑर्डर दिला देंगे और आप खुद एग्रीमेंट लेकर आएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये तो जानना होगा कि हमारी कंपनी क्या काम करती है। दुष्यंत कहता है, मोहिनी कॉर्पोरेशन को कौन नहीं जानता, लेकिन तुम मोहिनी कॉर्पोरेशन के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? सुंदर हो, स्मार्ट हो, अपनी कंपनी खोलो, मैं तुम्हें ऑर्डर दिलवाऊंगा। ये सुनते ही रजनी ने अपनी नजर झुका ली और दुष्यंत समझ गया कि आखिर रजनी को किन बातों से अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता था। वैसे तो दुष्यंत काफी दिनों से इसी फिराक में था कि कोई लड़की उसके आगे पीछे घूमे और उसकी डिमांड्स पूरी करे, लेकिन उसकी शक्ल सूरत को देखकर कोई भी लड़की उसके साथ बैठने तक को तैयार नहीं थी। वैसे तो दुष्यंत जिस तरह की बातें और ट्रिक आजमा रहा था वो सब घिसी पिटी ट्रिक थी, लेकिन रजनी जैसी बेवकूफ लड़की को कहाँ कुछ पता चलता। वो तो दुष्यंत की बताई हुई बातों में गोते खाई जा रही थी। अब बात यहाँ तक आ गई थी कि दुष्यंत कहने लगा था कि राज की बात बताऊं तो आज के समय में काफी फिल्म स्टार दिल्ली में रहने लगे हैं। वो मुझे अपने घर पर बुलाते हैं और मेरे साथ ओपनिंग टाइम स्पेंड करते हैं। हालांकि दुष्यंत की बातें काफी लिमिट में थी, लेकिन उसके एक्शन बता रहे थे कि उसकी कोई हद नहीं है। वो धीरे धीरे रजनी को होटल रूम में ले जाने की प्लानिंग कर रहा था और रजनी के मन में ये बात घूम रही थी कि वो कितने बड़े आदमी के सामने बैठी है। रजनी उसे अपना भगवान मान चुकी थी। साथ ही उसकी खोपड़ी में जो छोटा सा दिमाग था उसके लिए दुष्यंत की बातों को समझना मुश्किल हो गया था। इतने में दुष्यंत ने जानबूझकर स्टार्टर की चम्मच को नीचे गिराया और फिर चम्मच उठाने के बहाने टेबल के नीचे से रजनी के पैरों को देखने लगा। उसके पैरों को देखते हुए अब दुष्यंत मन बना चुका था कि वो डील के बदले रजनी के सामने क्या डिमांड रखेगा। साथ ही दुष्यंत की बेकार की बातें सुनते हुए रजनी को पता ही नहीं चला कि उसका वाइन का ग्लास कब खत्म हो गया। दुष्यंत ने वेटर की तरफ इशारा किया, ग्लास में और वाइन डालने को कहा और फिर से अपना हाथ रजनी के हाथ में रख दिया।
इस बार रजनी भी थोड़े बहुत नशे में थी, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की। तभी दुष्यंत ने रजनी की ओर आंखों में आंखें डालते हुए कहा, देखो तुम मुझे अच्छी लग रही हो, इस हिसाब से तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल सुबह 10 बजे मैं तुम्हारी कंपनी में खुद एग्रीमेंट पेपर लेकर आऊंगा। इस नाते देखा जाए तो तुम अब मेरी दोस्त हो, और दोस्त होने के नाते जब मैं तुम्हारी इतनी फिक्र कर सकता हूँ तो तुम्हें भी मेरी फिक्र होनी चाहिए। तुम्हें भी मेरी खुशी में खुशी मिलनी चाहिए और मैं तुमसे वो खुशी चाहता हूँ। रजनी को उसकी बात समझ नहीं आई। रजनी ने कहा, माफ कीजिएगा दुष्यंत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आपकी ऐसी कौन सी खुशी है जिसमें मुझे खुशी मिलेगी? इतने में दुष्यंत ने अपने जेब से होटल बुकिंग की एक रसीद निकाली। रजनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब तो तुम मेरी खुशी समझ गई होगी ना? समझ लो तुम्हारे पास वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, टेक इट और लीव इट, पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करेगा। रजनी मन ही मन सोचने लगी ये दुष्यंत ने उसके सामने क्या डिमांड रख दी। तभी रजनी ने अपने शरीर की तरफ देखा और सोचने लगी कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। चाहे रजनी के जीवन में कितने ही बॉयफ्रेंड क्यों न रहे हों, लेकिन वो आज तक किसी अजनबी के साथ होटल रूम में नहीं गई थी। इतने में दुष्यंत ने उसके चेहरे को देखा। उसकी पलकों से आंसू इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। तभी दुष्यंत उठा और उसने रजनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो मुझे गलत मत समझो, होटल रूम की रसीद दिखाकर मैं तुमसे कोई गलत काम नहीं करवाना चाहता। क्या रजनी दुष्यंत के साथ जाने के लिए राजी होगी? क्या दुष्यंत सच कह रहा था? क्या रजनी जो ये डील कर पाएगी? क्या रजनी को ये डील मिल पाएगी? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कुछ ही देर में दुष्यंत ने रजनी के नशे का फायदा उठाकर उसे बड़े बड़े वादे किए और उसे अपने साथ होटल रूम में लेकर चला गया। अगली सुबह जब रजनी ऑफिस आई तब उसके चेहरे पर अलग ही नूर था। उसके तेवर किसी हीरोइन से कम नहीं थे। वो सोच रही थी कि जल्द ही उसका भविष्य बदलने वाला है। उसे दुष्यंत की कही हुई एक एक बात पर भरोसा हो चुका था। ऑफिस में अंदर आते ही उसकी नजर अधीर पर पड़ी। उसने अधीर को रोकते हुए उसकी टाई को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, जो काम तुम नहीं कर पाए वो मैंने करके दिखा दिया। अब बता दी हूँ तुम्हें कि तुम्हारे इस तरह 3 दिन तक सोचने और हार मानने के बाद तुम्हें कौन सा काम मिलता है। इतना कहकर रजनी वहां से निकल गई और अधीर उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए सिक्योरिटी रूम के अंदर चला गया। दरअसल अधीर का इस ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि वो जितना हो सके उतना अपनी एनर्जी को बचाकर सो जाए और तब दुनिया के सामने आए जब कमांड उसके हाथ में हो। दूसरी तरफ रजनी जैसे ही सेल्स डिपार्टमेंट में पहुंची तब माया उसके पास आई और उसने रजनी से पूछा, क्या बात है, आज बहुत बद्दी बद्दी लग रही हो, कुछ हुआ है? रजनी ने अपने कंधे पर आने वाले बालों को पीछे फेंकते हुए कहा, कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है, तुम्हें भी धीरे धीरे पता चलेगा। इतना कहते ही वो अपनी कुर्सी पर बैठ गई। माया उसे देखकर मुंह सिकोड़कर अपनी जगह पर चली गई। कुछ ही देर बाद दीपांशु ऑफिस आया और सीधा अपने केबिन में चला गया। दीपांशु के केबिन में जाते ही रजनी अपनी जगह से उठी और अपने 6 इंच के हील्स पहनती मटकती हुई दीपांशु के केबिन में गई। दीपांशु उसे देखकर हैरान हुआ और उसने कहा, क्या हुआ रजनी, आज कुछ स्पेशल है क्या? रजनी कहती है, यस सर, आज बहुत कुछ स्पेशल है, आप जानेंगे तो खुश हो जाएंगे। मैंने अग्रवाल ग्रुप को हमारी कंपनी को ऑर्डर देने के लिए राजी कर लिया है। ये सुनते ही दीपांशु के हाथ से फाइल नीचे गिर पड़ी। वो पैर से लेकर सर तक रजनी को देख रहा था। उसके तेवर बता रहे थे कि उसने इस डील को क्रैक करने के लिए अपने चार्म का इस्तेमाल जरूर किया होगा। तभी दीपांशु ने फाइल उठाई और कुर्सी पर बैठते हुए कहा, देखो, मुझे पूरी राम कहानी सुनने और सुनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने पेपर साइन करवा लिए हैं या नहीं। मेरे हाथ में एग्रीमेंट रख दो और मैं भरोसा कर लूंगा। रजनी ने कहा, सर, इतने सालों से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, आपको मेरी जुबान पर भरोसा नहीं है? खैर कोई बात नहीं, अगर आपको एग्रीमेंट चाहिए ना, मैं एग्रीमेंट दूंगी। कल सुबह 10 बजे एग्रीमेंट आपके हाथ में होगा। उस वक्त केबिन का दरवाजा खुला हुआ था और रजनी जिस तरह से बात कर रही थी वो बातें वहां मौजूद सभी लोगों को साफ सुनाई दे रही थी और माया इनमें से एक थी जो उस गॉसिप को कान लगाकर सुन रही थी। उसने पूरा प्लान बना लिया था कि वो रजनी के बाहर आने से पहले खबर को पूरे ऑफिस में फैला देगी। दूसरी तरफ दीपांशु ने आखिर सवाल पूछा और कहा, ये डील तुमने अकेले क्रैक की है या फिर वो निकम्मा तुम्हारे साथ था? रजनी फिर से अपने बालों को कंधे से हटाते हुए कहती है, अगर वो मेरे साथ होता तो मैं उसे यहाँ पर भी साथ लेकर आती ना। उसने तो कल से अपने हथियार फेंक दिए थे। फिर आपको किस हिसाब से लगता है कि उसने डील क्रैक करने में मेरी मदद की होगी?
दीपांशु ने फिर से नजर उठाकर रजनी की तरफ देखा और वो मुस्कुराया। मन ही मन दीपांशु सोच रहा था कि कम से कम वो लूजर जमीन पर तो उतरा। ये सोचते हुए दीपांशु ने कहा, अब यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ अपने आगे की डील्स पर काम करो। रजनी ने अपने दोनों हाथ बांधे और कहा, ये किस तरह का बिहेवियर है आपका, कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर मैं इतनी बड़ी डील लेकर आई हूँ तो जरूर मैं उस डील के लिए आपसे कुछ तैयारी भी चाहती हूँ ना। दीपांशु ने कहा, किस तरह की तैयारी? तुम यहाँ देख रही हो ना कि सारी डिटेल्स बिना तैयारी के हो रही हैं, और डील क्रैक करने में कैसी तैयारी होती है? दीपांशु की बात का जवाब देते हुए रजनी आगे बढ़ी और उसने आंखों में आंखें डालते हुए कहा, बाकी लोग चिल्लर कंपनियों को कन्विंस कर रहे हैं, मैंने अग्रवाल ग्रुप को कन्विंस किया है। जब कल अग्रवाल ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव हमारे ऑफिस में आएगा तब उसे क्या लगेगा कि वो किस तबेले में आ गया है। आप यही चाहते हैं, कम से कम ऑफिस की साफ सफाई तो करवाइए। ये सुनते ही दीपांशु की नजर अधीर पर पड़ी और उसने इशारा करते हुए रजनी से कहा, तुम्हारे साथी ने कोई काम नहीं किया है, कम से कम उससे साफ सफाई का ही काम करवा लो। इतने में रजनी हंसने लगी और बोली, आपको कैसा लगता है कि वो मेरा साथी है? मौका परस्त इंसान हूँ सर, मेरा यहाँ कोई साथी नहीं है। इतने में दीपांशु अपनी कुर्सी से उठा और उसने कहा, अगर ऐसा है तो चलो, तुम्हारी इस कामयाबी का कुछ फायदा मैं भी उठा लेता हूँ। इतना कहते ही वो रजनी के साथ बाहर आया और उसने सेल्स डिपार्टमेंट के मौजूद सभी लोगों की तरफ देखकर कहा, रजनी ने आखिरकार वो कर दिखाया जो कोई लूजर नहीं कर सकता था, क्योंकि ये नेपोटिज्म का काम है ही नहीं। लोग आ जाते हैं यहाँ अपनी बीवियां पत्नियों की सिफारिश लेकर, उनका काम भी सिफारिश वाला ही होता है। एक दो तुक्के क्या लग गए, कंधे चौड़े करके चलते हैं। जैसे ही दीपांशु ये बात कर रहा था तभी अधीर अंदर आते हुए अपनी कुर्सी पर बैठा। हालांकि बाकी के लोग खड़े थे लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इतना ही नहीं, ऑफिस में मौजूद सभी लोगों को पता था कि मैनेजर के मुंह से निकली हर एक बात सिर्फ और सिर्फ अधीर पर लागू होती थी। तभी मैनेजर ने एक बार और रजनी की तरफ देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, एक जोरदार ताली हो जाए रियल टैलेंट के लिए। इतने में सभी लोग एक एक करके ताली बजाने लगे और अधीर ने अपने दोनों कानों में हेडफोन डालकर आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ खबर आग की तरह फैल गई थी। नम्रता मोहिनी के केबिन में आ गई और मोहिनी ने पूछा कि ये बाहर शोर शराबा किस बात का हो रहा है। नम्रता कहती है, मैडम दरअसल सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने वाली लड़की रजनी को अग्रवाल ग्रुप की डील्स मिल गई हैं और अग्रवाल ग्रुप से कल कोई हमारे ऑफिस में आकर डील पेपर साइन करने वाला है। इसी वजह से सेल्स डिपार्टमेंट में खुशी मनाई जा रही है। इतने में मोहिनी ने पूछा, रजनी को तो अधीर के साथ टीम अप किया गया था ना? नम्रता ने हाँ में जवाब दिया। अब मोहिनी को लग रहा था कि रजनी की डील क्रैक होने का कारण और कोई नहीं बल्कि अधीर ही होगा। ये सोचते हुए मोहिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और नम्रता को बाहर जाने के लिए कहा। दरअसल मोहिनी को इस बात की खुशी नहीं थी कि कंपनी को डील मिल गई, बल्कि इस बात का गम था कि अधीर ने एक लड़की को ये डील दिलवाई। आखिर उस लड़की के साथ अधीर का क्या रिश्ता है, यही बात मोहिनी के दिमाग में घूम रही थी। नम्रता के जाते ही मोहिनी यहाँ से वहां चक्कर काटने लगी। हालांकि कल ही मोहिनी ने मातृका के डोमिनेंस को कम करने के लिए अपनी दोस्त निशा से बात की थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कितने लोगों को अधीर से दूर रखने की कोशिश करेगी और क्यों। ये सोचते हुए मोहिनी केबिन से बाहर निकली और सीधा वॉशरूम में चली गई। अपने चेहरे को आईने में देखते हुए सोचने लगी, आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है? मुझे क्यों फर्क पड़ता है कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है और कौन किसे कौन सी पदवी दिलाता है? दूसरी तरफ अधीर अब भी कान में हेडफोन लगाए अपने टेबल पर सर रखकर ऐसे बैठा था जैसे वो अपनी जिंदगी के दिन काट रहा हो। इतने में रजनी उसके पास आई। रजनी ने जबरदस्ती उसके कान से ईयरफोन निकाला और साइड में रखते हुए कहा, अब तुम कंपनी के डील दिलवाने के लायक तो हो नहीं, ना तुम छोटे बिजनेसमैन के पास जा सकते हो और ना ही तुम अग्रवाल ग्रुप से डील लेकर आ सकते हो। तो कम से कम तुम ऑफिस में लगे हुए जाले साफ करवा दो, ताकि कल जब अग्रवाल ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए तो उसे ऐसा न लगे कि हम ऑफिस में नहीं बल्कि तबेले में रहते हैं। अधीर ने अपने डीठ होने का परिचय देते हुए अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला और टेबल पर रखा हुआ ईयरफोन उठाकर कान में लगा लिया। रजनी मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं इस आदमी को किस बात का घमंड है, टेबल पर ऐसे सर लगाकर बैठा है जैसे टेबल नहीं इसकी गर्लफ्रेंड की छाती हो। इतने में दीपांशु ने तुरंत डेकोरेटर को हायर किया और डेकोरेटर ने आकर ऑफिस की साफ सफाई करने के बाद एक रेड कार्पेट बिछाया और मेन डोर के पास कुछ गमले भी लगाए। चौकीदार इस सजावट को गौर से देख रहा था। उसे इस बात का भी पता नहीं था कि ऑफिस में क्या हो रहा है। वैसे तो चौकीदार की बात करें तो जब तक उसे बात पता न चल जाए उसके पेट में दर्द होता रहता है, इसीलिए वो पेट पकड़कर डेकोरेटर से पूछता है, क्यों भैया, किसी की शादी हो रही है? ऑफिस में डेकोरेशन
डेकोरेटर ने कहा। शादी हो रही है कि मैयत हो रही है, हमें क्या मतलब? हमको बोला गया है कि लाल चटाई लाकर बिछा दो, सो बिछा दिए, और अब अपना पैसा लेंगे और निकलेंगे। तुमको पता नहीं तुम्हारे ऑफिस में क्या चल रहा है? हमसे पूछने आए हो? डेकोरेटर की खरी खोटी सुनने के बाद चौकीदार अपने दोनों हाथ पीछे करके अपनी कुर्सी के पास चला गया और सुस्ती दिखाने लगा। ऑफिस में गॉसिप जोरों शोरों से चल रही थी और सब लोग रजनी को इतना भाव दे रहे थे जैसे रजनी आज कोई बड़ी फिल्म स्टार बन गई हो। इतने में मोहिनी का कई बार दिल किया कि वो आकर सीधा अधीर से बात करे और पूछे आखिर रजनी और उसका क्या चल रहा है, लेकिन वो हर बार ये सोचकर डर रही थी कि कहीं अधीर ये ना सोचे कि वो फिर से अधीर के पास वापस आना चाहती है। 3 साल का रिश्ता था उनका, उन्होंने 3 साल एक कमरे में बिताए थे। हालांकि ये बात अलग थी कि 3 सालों में ना कोई पते की बात की थी और ना ही एक दूसरे को समझने की कोशिश। अब दूर होने के बाद अधीर तो अपनी दुनिया में मग्न था, लेकिन मोहिनी को बहुत असर पड़ रहा था। वो उस हर लड़की को गायब कर देना चाहती थी जो अधीर से अच्छी तरह बात करती थी, उसके आसपास रहने की कोशिश करती थी। हालांकि मोहिनी की ये हरकतें उसकी असिस्टेंट के साथ साथ स्टाफ में मौजूद कुछ लोगों को पता थी और ऑफिस में छोटी बात को हवा लगने में कितनी देर लगती है। इसीलिए अधीर भी अब समझने लगा था कि मोहिनी किस दौर से गुजर रही है, लेकिन अधीर को इस बात का कोई असर नहीं पड़ने वाला था। सारी तैयारी को देखते हुए अधीर मुस्कुराया और उसने फोटो क्लिक करते हुए नताशा को भेजकर कहा, मैंने सुना है मोहिनी कॉर्पोरेशन को हमारी तरफ से कोई नई डील मिली है। क्या मैं जान सकता हूँ ये डील किसके द्वारा दी गई है? नताशा सुनकर हैरान हो गई क्योंकि उसके नॉलेज में ऐसी कोई डील नहीं थी। फिर भी नताशा ने कुछ समय मांगते हुए अधीर को कॉल बैक करके कहा। अगले आधे घंटे में अधीर का फोन बजने लगा। उस वक्त सेल्स डिपार्टमेंट में फिर से मीटिंग शुरू हो गई थी और दीपांशु रजनी की गाथाएं गा रहा था। इतने में अधीर के फोन की घंटी ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और अधीर ने बिना सोचे समझे अपने कदम बाहर की तरफ मोड़ दिए। तभी नताशा ने कहा, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं आई है। हमारी कंपनी की तरफ से कोई भी डील साइन करने के लिए मोहिनी कॉर्पोरेशन में नहीं आने वाला है। ये खबर झूठी है। इतना सुनते ही अधीर हंसने लगा और उसने नताशा से कहा, क्या तुमने सजावट देखी? मुझे तो समझ नहीं आता मोहिनी ने अपने वर्कर्स को कितनी छूट दे रखी है। फालतू की बर्बादी चल रही है। ये सुनते ही नताशा कहती है, तुम्हारी चुगलियों के लिए मैं किसी और दिन समय निकालूंगी, इस वक्त मेरे पास बहुत काम है। इतना सुनते ही अधीर ने भी फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और सजावट की तरफ देखने लगा। उस वक्त डेकोरेटर अपने पैसे लेकर अपने आदमियों के साथ वहां से निकल रहा था। हालांकि डेकोरेशन कुछ खास नहीं थी, लेकिन अधीर यही सोच रहा था कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगली सुबह अफरा तफरी का माहौल था। रजनी अपनी घड़ी में लगातार टाइम देख रही थी और दुष्यंत के आने का इंतजार कर रही थी। आज रजनी खुद भी एक लंबा गाउन पहनकर आई थी और पैरों में उसने वही 6 इंच की हील्स पहनी हुई थी। उसके हाथ के चबाते हुए नाखून को जो पूरी तरह अंदर धंस गए थे, आज उसने उसकी सजावट बढ़ाने के लिए उसमें नेल आर्ट भी करवा लिया था। क्या होगा जब पूरे स्टाफ को सच्चाई पता चलेगी? क्या अधीर मोहिनी कॉर्पोरेशन की इज्जत बचाने की कोशिश करेगा? रजनी की इस बेवकूफी का मोहिनी पर क्या असर पड़ेगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए। सबके दिलों की धड़कन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रजनी अपने तेवर दिखाने में माहिर थी और माया उसे देखकर जल भुन रही थी। वैसे तो माया ने कंपनी के लिए कम से कम 5 डील क्रैक कर ली थी, लेकिन उन 5 को मिलाकर भी अग्रवाल ग्रुप की डील को ओवरकम नहीं किया जा सकता था। ये सोचते हुए माया बार बार रजनी के पास जाती और उसे अपनी डील की रिपोर्ट पूछती, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे रजनी के दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी और आखिरकार सुबह के 10 बजने को आए थे। रजनी जाकर दरवाजे से थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई और दुष्यंत का इंतजार करती रही। जब अगले आधे घंटे तक मोहिनी कॉर्पोरेशन के पास कोई नजर नहीं आया, तब रजनी ने दुष्यंत का नंबर डायल किया और उसे कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन नंबर नॉट रीचेबल आने लगा। ये देखकर रजनी सचमुच बहुत डर गई थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके पास मदद के लिए जाए। उसकी नजर सीधा केबिन पर पड़ी। दीपांशु केबिन में बैठा रजनी की तरफ देख रहा था। रजनी दौड़कर दीपांशु के केबिन में आई और उसने दीपांशु से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा सर, वो आदमी मेरा फोन नहीं उठा रहा है जिसने मुझसे वादा किया था। ये सुनते ही दीपांशु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने टेबल पर हाथ दे मारा और खड़े होकर रजनी के करीब जाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे चक्कर में मैंने पूरे स्टाफ के सामने अपनी भी बेइज्जती करवा ली।
अगर ये डील क्रैक नहीं हुई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। पहले से ही हम सेल्स डिपार्टमेंट का बचा कुचा फंड डेकोरेशन में लगा चुके हैं। अगर रजनी के बहकावे में आकर दीपांशु ने ये काम नहीं किया होता तो शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सबके सामने पहले ही बोल चुका था कि उसे पहले से रजनी पर भरोसा था और वो अधीर को भी बुरा भला सुना चुका था। इतने में दीपांशु ने पूछा, क्या तुम बता सकती हो वो आदमी जिससे तुमने बात करने की कोशिश की थी, वो अग्रवाल ग्रुप की कौन सी कंपनी में था? रजनी इस बात पर गौर करने लगी क्योंकि उसे याद था कि दुष्यंत ने उसे एक कंपनी का नाम बताया था, लेकिन रजनी के दिमाग से कंपनी का नाम निकल चुका था। तभी वो कुर्सी पर बैठी और उसने दीपांशु से कहा, मुझे 2 मिनट सोचने दो, कंपनी का नाम याद आते ही मैं आपको बताती हूँ। कुछ ही देर बाद रजनी उठ खड़ी हुई और उसने हाथ हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे याद आया, उस कंपनी का नाम ट्रेडमेक था। दीपांशु का गुस्सा ये नाम सुनकर और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने कहा, तुम क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? ये बहुत छोटी कंपनी है और हम ट्रेडमेक से पहले ही ऑर्डर ले चुके हैं। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। तभी रजनी ने कहा, वो ट्रेडमेक कंपनी में विजिट करता रहता है पर वो अग्रवाल ग्रुप के लिए काम करता है। उसने कहा कि वो अग्रवाल ग्रुप के हर एक आदमी को जानता है। वो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? आप एक बार मुझे ट्रेडमेक का नंबर देकर देखिए, मैं उनसे बात करती हूँ, जरूर वहाँ से कुछ पता चलेगा। इतने में दीपांशु ने अपने दोनों हाथ डेस्क पर पटके और कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? ये टाइम इन्वेस्टिगेशन करने का नहीं बल्कि ये पता लगाने का है कि वो आदमी अब तक पहुंचा क्यों नहीं। तुम डायरेक्ट उसे फोन करो। रजनी ने रोते हुए शक्ल बनाते हुए कहा, सर मैं उसे कई बार फोन कर चुकी हूँ पर उसका फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा है। रजनी और दीपांशु के बीच में चल रही हलचल बाकी के सारे स्टाफ वाले देख पा रहे थे, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ अधीर अपनी जगह बैठा चिप्स का पैकेट हाथ में लिए मजे से चिप्स खा रहा था और दीपांशु और रजनी के बीच की टेंशन मजे से देख रहा था। दूसरी तरफ रजनी ने तुरंत दीपांशु से नंबर लिया और फोन लगाकर हड़बड़ी में कहा, हेलो, क्या मैं आपके यहाँ विजिट करने वाले दुष्यंत से बात कर सकती हूँ? इतने में एक लड़की की आवाज आई, माफ कीजिएगा मैडम, इस कंपनी में कोई दुष्यंत नहीं है। तभी रजनी ने कहा, अच्छा आप ये बात बताइए कि आपकी कंपनी की तरफ से मोहिनी कॉर्पोरेशन को कोई बिजनेस प्रपोजल दिया गया है? उस लड़की ने कहा, हाँ बिजनेस प्रपोजल तो हुआ है, मिस माया के साथ इसकी बात चल रही थी। फोन स्पीकर पर था और दीपांशु ने पूरी बात सुन ली थी। तभी दीपांशु अपने बाल नोचते हुए कुर्सी पर बैठ गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, निकल जाओ यहाँ से। रजनी अपनी रोती हुई शक्ल लेकर केबिन से बाहर गई। तब तक सबको पता चल गया था कि रजनी का भांडा फूट चुका है, लेकिन कल जिस तरह से उसने पूरे स्टाफ के साथ बिहेव किया था उसके बाद उसे सांत्वना देने कोई नहीं आने वाला था। देखते ही देखते ये खबर मोहिनी तक पहुंच गई। मोहिनी तुरंत सेल्स डिपार्टमेंट में आई और उसने पूछा, रजनी कौन है? रजनी उठ खड़ी हुई, उसके पैर कांप रहे थे। इतने में मोहिनी ने कहा, मैनेजर को बुलाओ। अब तक मोहिनी इस बात का पता लगा चुकी थी कि रजनी और अधीर के बीच में कोई चक्कर नहीं है और वो मन ही मन बोलती है, मुझे पता था अगर अधीर होता तो ये डील उसके हाथ से कभी नहीं जाती। दीपांशु और रजनी के एक जगह इकट्ठा होने के बाद मोहिनी ने कहा, दीपांशु अगर तुमसे सेल्स डिपार्टमेंट ढंग से मैनेज नहीं हो रहा है तो मुझे बता दो, मैं कोई नया मैनेजर रिक्रूट कर लूंगी। ये क्या हरकतें हैं? तुमने किसी लड़की के हाथ में इतनी जिम्मेदारी दे दी और किसके कहने पर तुमने इतनी सारी सजावट करवाई? मुझे तो इस बारे में किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। जब कोई आने वाला नहीं था तो इतना खर्चा करवाने की क्या जरूरत थी? ये बात सुनते हुए अधीर हंसने लगा। तभी मोहिनी ने उन दोनों को डांट लगाने के बाद अधीर की तरफ देखा। इतने में मोहिनी सेल्स डिपार्टमेंट से निकलने लगी। जब वो दरवाजे पर पहुंची उसने एक बार और रजनी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हुए दीपांशु को समझ नहीं आ रहा था कि या तो मोहिनी पागल हो गई है या फिर उसके लिए डील इतनी मैटर नहीं करती। खैर, इस वक्त मोहिनी के बारे में सोचने से ज्यादा ये जरूरी था कि वो अपनी इज्जत और अपनी पोजीशन कैसे बचाए। लेकिन उसने जितनी बड़ी गलती की थी उसके बदले में उसे सिर्फ अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता था। दूसरी तरफ मोहिनी जैसे ही अपने केबिन में पहुंची उसने देखा कि उसके फोन की स्क्रीन पर एक नंबर नजर आ रहा था। मोहिनी ने जब फोन को अपने हाथ में लिया तो उसे पता चला कि निशा का फोन है। तभी अचानक उसे याद आया कि उसने निशा से वादा किया था कि उसकी कंपनी का अग्रवाल ग्रुप के साथ टाई अप होने वाला है, लेकिन बिना अधीर की मदद के ये पॉसिबल नहीं था। इतने में मोहिनी ने तुरंत निशा को फोन लगाया और निशा से हेलो कहा। तभी निशा एक्साइटेड होकर बोली, हेलो, तुम तो मुझे ये बताओ कि कब अग्रवाल ग्रुप के ओनर के साथ मिलने वाली हूँ मैं?
क्योंकि जिस दिन तुम ये बात मुझे बताओगी उसी दिन मैं अपने सोशल मीडिया पर तुम्हारी कंपनी का पोस्ट अपलोड कर दूंगी और फिर देखना तुम्हारे पास एक के बाद एक ऑर्डर आते ही जाएंगे। मोहिनी ने दबी हुई आवाज में कहा, ऐसा बहुत जल्द ही होगा, तुम टेंशन मत लो। मोहिनी की आवाज में भारीपन देखते हुए निशा ने कहा, तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही हो ना? तुम इतना डर क्यों रही हो? मोहिनी कहती है, नहीं तो मैं डर नहीं रही हूँ। तभी निशा ने कहा, देखो मोहिनी, तुम डरो या ना डरो उस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ टाई अप इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम अग्रवाल ग्रुप के साथ लगातार काम करती रहती हो। तुमने मुझे बताया कि अभी रिसेंटली तुमने उनको एक बड़ा टेंडर पास करके दिया है और उसके बाद भी तुम बाकी के बिजनेस के लिए उनके साथ बात कर रही हो। जैसे ही उनके साथ तुम्हारी डील पक्की हो जाए तब मेरी मीटिंग करवाना, फिर मैं अपना किया हुआ वादा निभाऊंगी। मोहिनी ने कहा, अगर तुम्हारी यही शर्त है तो डील पक्की होने के बाद ही तुमसे बात करूंगी। ये सुनते ही निशा ने मुस्कुराते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब मोहिनी के पास दो रास्ते थे, या तो वो अधीर के पास जाकर उससे मदद मांगती या फिर वो अपनी कंपनी के नाम के साथ मातृका का नाम जोड़ देती। लेकिन वो अपनी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसे पता था कि जब मातृका अधीर के साथ बैठी हुई थी तब उसकी आत्मा कितनी जल रही थी। ये सोचते हुए मोहिनी ने केबिन के बाहर कदम रखने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि कहीं अधीर उसके इस मूव को गलत न समझ ले। वैसे भी मोहिनी के पास कोई चारा नहीं था। वो पहले ही निशा को कमिटमेंट दे चुकी थी और उसे पता था कि निशा किस तरह की इंसान है। अगर मोहिनी ने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया तो वो अपने सोशल मीडिया में उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी कर देगी। इससे उसके गिने चुने क्लाइंट भी उसे छोड़कर चले जाएंगे। इतने में मोहिनी ने अपनी आंखें बंद की और केबिन से बाहर कदम रखते हुए फिर से सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ चली गई और उसने अधीर को अपनी टेबल पर सर रखकर सोते हुए देखा। ये देखकर एक बार के लिए मोहिनी को गुस्सा आया और उसने अधीर के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, अधीर, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो यहाँ से। अधीर कहता है, मुझे कोई बात नहीं करनी मोहिनी। मोहिनी कहती है, मैं इस कंपनी की बॉस हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। इतना सुनने के बाद अधीर उठ खड़ा हुआ। तभी मोहिनी उसे सिक्योरिटी रूम में लेकर गई। इतने में माया ने अपने शिकवे गिले भुलाकर रजनी की तरफ कुर्सी खींची और कहा, ये क्या चल रहा है भाई? पत्नी पति को दिन दहाड़े सिक्योरिटी रूम में लेकर जा रही है, ऐसी भी क्या इमरजेंसी है? रजनी कहती है, फालतू की बातें मत कर। हो सकता है दोनों नाम मात्र के पति पत्नी हो, उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जो एक कमरे के अंदर होता है। इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने पति को कहाँ लेकर जा रही है। जहाँ तक मैं जानती हूँ उसे अधीर की खटिया खड़ी करनी होगी, इसीलिए उसने सबके सामने उसकी बेइज्जती करने से एकांत चुना होगा। माया कहती है, चाहे जो भी हो, हम लोग जाकर बाहर से कान लगाकर सुन तो सकते ही है ना। रजनी ने गुस्से में माया की तरफ देखा और कहा, यहाँ मेरी जिंदगी उजड़ गई है और तू वहाँ कान लगाकर दूसरे की बकवास सुनना चाहती है। जा, अकेली ही चली जा, तुझे वैसे भी गॉसिप के अलावा और कुछ समझ नहीं आता। मुझे कहीं नहीं जाना। इतने में माया ने मुंह बनाकर और अपनी कुर्सी से उठकर कहा। दूसरी तरफ सिक्योरिटी रूम के अंदर जाते ही अधीर ने मोहिनी की तरफ देखा और उसके करीब जाकर कहा, क्या बात है, तुम मुझे इस तरह अकेले कमरे में क्यों लेकर आई हो? मोहिनी ने अधीर की छाती पर हाथ रखते हुए उसे धक्का दिया और कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। दरअसल रजनी जो डील क्रैक नहीं कर पाई, वो डील मुझे चाहिए, नहीं तो मेरी कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्लीज मेरी मदद करो। अधीर कहता है, तुम्हारी मदद तो मैं कर दूंगा, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? और ये बताओ कि इस डील में तुम्हें इतना क्या नुकसान होने वाला है? मोहिनी को पता था कि अगर वो अधीर को सच्चाई नहीं बताएगी तो अधीर उसकी बात नहीं सुनने वाला। इसीलिए मोहिनी नर्वस होकर अपने हाथ मसलने लगी और उसने कहा, दरअसल मैं मातृका की जगह पर अपनी दोस्त निशा को हमारे ब्रांड के लिए लेकर आना चाहती थी और मैंने उससे वादा किया है कि मैं अग्रवाल ग्रुप की डील क्रैक करके उसे अग्रवाल ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव से मिला कर रहूंगी। इस बात पर वो राजी हुई है। अधीर को हैरानी हुई और उसने मोहिनी के करीब जाते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूँ, आखिर तुमने मातृका को हटाने के बारे में क्यों सोचा? तुम्हें सुलझे हुए लोगों के साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया, घर में दिन भर ऐसे पागल लोगों के साथ रहती हूँ, शायद तुम्हें आदत हो गई होगी। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ जिसे बिना सोचे समझे ही मातृका को तुम्हारी कंपनी का सपोर्ट करने के लिए कह दिया। देखो, उसने बिना किसी शर्त के वीडियो भी डाल दी है। अधीर लगातार बोलता जा रहा था और मोहिनी को समझ नहीं आया कि वो उसे क्या कहे। कुछ देर तक वो सुनती रही और आखिरकार जब उससे सब्र नहीं हुआ तो वो जोर से चिल्लाते हुए बोल पड़ी, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम उस लड़की के पास रहो।
ये सुनते हुए एक पल के लिए सिक्योरिटी रूम में सन्नाटा छा गया था और अधीर ने क्यूरियोसिटी के साथ मोहिनी की आंखों में देखा। उसे समझ नहीं आया कि मोहिनी उसे हर रात अपने कमरे से निकल जाने के लिए कहती थी और आज उसके अंदर इतना प्यार कहां से आ रहा था। अधीर ने 2 कदम आगे बढ़ाए और मोहिनी के इतने करीब चला गया कि जितने में उसे मोहिनी की सांस महसूस होने लगी। क्या अधीर मोहिनी की मदद करेगा? क्या अधीर को लगने लगेगा कि मोहिनी उसके साथ रहना चाहती है? क्या होगा मोहिनी और अधीर के अनकहे रिश्ते का भविष्य? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कुछ देर के लिए सिक्योरिटी रूम में शांति फैल गई थी। ना तो अधीर ने कुछ कहा और ना ही मोहिनी कुछ कह पाई। मोहिनी अपने शब्दों को अपने मन में कई बार दोहराकर खेद व्यक्त कर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। यही एक चीज वो अधीर से छुपाना चाहती थी, लेकिन उसने खुले शब्दों में कह डाला था। तभी अधीर ने कहा, अभी अभी तुमने क्या कहा? क्या तुम्हें मातृका के मेरे करीब आने से जलन होती है? आखिर तुम चाहती क्या हो मोहिनी? तुमने सबसे पहले डिवोर्स के लिए पहल की थी, फिर तुम डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी। अब अचानक तुम्हें मेरे पास रहने वाली लड़कियों से जलन हो रही है। मुझे इस बात पर हंसना चाहिए या फिर गुस्सा आना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम अपने सेंसेस में तो हो ना? मोहिनी खुद को संभालते हुए हाथ बांधकर अधीर को दूर हटाकर कहती है, मुझे लगता है तुम खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, पर अधीर ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी तरफ से मेरे ऑफिस में ज्यादा लोग आए और यहाँ इंटरफेयर करें। ऐसे में मेरे बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि जिस दिन तुम इस ऑफिस को छोड़कर चले जाओगे उस दिन वो लोग भी चले जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारी वजह से यहाँ पर आ रहे हैं। उनका मेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। मोहिनी का कवर अप सुनकर अधीर ने तालियां बजाई और कहा, पहले तो मुझे लगा था कि तुम बहुत क्लियर हो, लेकिन अब तुम कंफ्यूज और झूठी नजर आ रही हो। मोहिनी ने नजर उठाकर अधीर की आंखों में देखा और कहा, एक बार तुम ध्यान से सुन लो। तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो और हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारी लाइफ में कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो इंसान मुझे अपने बिजनेस में नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे किसी पर्सनल रिलेशन, किसी पर्सनल दोस्ती को अपने बिजनेस में नहीं चाहती हूँ। और यहाँ मैं ये बात करने आई थी कि क्या तुम मुझे अग्रवाल ग्रुप से नया ऑर्डर दिलाने में मदद करोगे? मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है, और अगर मैं तुमसे ये मांगने आई हूँ तो इसका मतलब मैंने खुद से 1000 बार इस सवाल को पूछा है। इसके बदले में तुम मुझसे क्या चाहते हो, अभी के अभी बता दो। अधीर हंसने लगा और उसने कहा, अब जब तुमने क्लियर कर लिया है कि हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए यही बहुत है। क्योंकि मोहिनी, तुमसे कोई रिश्ता रखना मतलब तुम्हारे परिवार से रिश्ता रखना, और तुम्हारे परिवार का ख्याल आते ही मेरा सर दर्द करने लगता है और तुम्हारी माँ की शक्ल मेरे सामने घूमती है। मैं बताऊं तुम्हें, तुम्हारी माँ मेरी आंखों के सामने कैसी नजर आती है? मोहिनी ने हाथ उठाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं जानना। अधीर, बस मुझे ये बताओ कि तुम मेरी मदद करने वाले हो या नहीं, क्योंकि अगर निशा को पता चल गया कि मेरा अग्रवाल ग्रुप से कोई रिश्ता नहीं है और हम कोई नया ऑर्डर नहीं ले रहे हैं, तो आगे अग्रवाल ग्रुप के साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकते, तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। हालांकि मैं उसे पुराने डील पेपर भेज चुकी हूँ, जो कि हमारे बीच में बिजनेस रिलेशन बना था, उसके बारे में बता चुकी हूँ। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि आगे ये रिलेशन मेंटेन नहीं हो रहा है, तब मेरी कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अधीर ने अपनी दोनों हाथ जेब में डाले और मोहिनी के चेहरे को देखते हुए कहा, ऑल राइट, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि ये मेरा एहसान होगा और एहसान का बदला समय आने पर तुम्हें चुकाना पड़ेगा। मोहिनी इस पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अभी मौजूदा हालात में चलने वाली प्रॉब्लम उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसीलिए उसने अधीर को सीधे शब्दों में कह दिया, ठीक है, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। इतने में अधीर ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए सवालिया नजर से मोहिनी की तरफ देखा और फिर अपनी जेब से फोन निकालकर नताशा को फोन किया। नताशा उस वक्त कुछ बिजनेस वर्क में बिजी थी। उसने जैसे ही अपने फोन की स्क्रीन पर अधीर का नंबर देखा, तुरंत फोन उठाते हुए कहा, मैं जरूरी काम में व्यस्त हूँ, क्या तुम मुझे बाद में फोन कर सकते हो? अधीर कहता है, मैंने भी कुछ जरूरी काम के लिए ही फोन किया है, इसीलिए पहले मेरी बात सुनो। नताशा ने अपनी आंखें गोल घुमाई और अपने असिस्टेंट को बाहर जाने के लिए कहा। असिस्टेंट के बाहर जाते ही नताशा कहती है, हाँ बोलो, क्या हुआ है? अधीर ने कहा, तुम्हारी एक मदद चाहिए। आने वाले समय में जितने भी ऑर्डर्स कंपनी आउटसोर्स करने वाली है, उसमें से 5 ऑर्डर मोहिनी कॉर्पोरेशन को दे दो। ये सुनते ही नताशा हैरान हो गई। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं पहले ही मोहिनी कॉर्पोरेशन को एक बड़ा काम दे चुकी हूँ, जिसकी डिलीवरी हो चुकी है। अधीर कहता है, काम अच्छा था ना?
नताशा ने अपनी कुर्सी से उठकर कमर में हाथ लगाते हुए कहा, मैंने खुद चेक नहीं किया, लेकिन वर्कर्स का कहना था कि ठीक था। इतने में अधीर ने कहा, तो मेरी बात को गौर से सुनो। जब कोई कंपनी बेहतर काम कर रही है तो उसे छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। डील पेपर अपने नाम पर बनाकर साइन करके उसे भेज दो, या फिर खुद मोहिनी कॉर्पोरेशन जाकर साइन करवाओ, और तुम्हारी मर्जी है। नताशा ने एक लंबी सांस भरी और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे भाई के ऊपर उस औरत ने डिवोर्स देने के बाद ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो मेरा भाई। इतने में अधीर ने नताशा को बीच में रोकते हुए कहा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले काम की बात खत्म कर लेते हैं। तो तुम ये काम कब तक खत्म करने वाली हो जो मैंने करने के लिए कहा है? नताशा कहती है, अब तुम मेरे बॉस की तरह साउंड कर रहे हो। अगर तुम मुझे इसी तरह ट्रीट करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, कल सुबह डील साइन हो जाएगी, और अब जिसे बताना है बता दो। इतने में अधीर ने धन्यवाद कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और मोहिनी की तरफ देखकर तुम्हारा काम हो गया है ये कहा, अब जाओ मुझे सोने दो। मोहिनी ने अपनी आंखें गोल घुमाई और अधीर वहीं सोफे पर लेट गया। जैसे ही मोहिनी बाहर निकली तो उसने देखा कि माया दरवाजे पर कान लगाने की कोशिश कर रही थी। मोहिनी ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो? माया ने तुरंत अपना सर झुकाया और वॉशरूम की तरफ भाग गई। मोहिनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने कैसे एम्प्लॉयज रखे हुए हैं। तभी मोहिनी अंदर जाते हुए सोचने लगी, जैसे ही एक अच्छा बिजनेस आएगा वैसे ही वो अपने सारे फालतू एम्प्लॉयज को ऑफिस से निकाल देगी। इतने में मोहिनी अपने केबिन में गई और उसने नम्रता को बुलाया। नम्रता जैसे ही केबिन में गई, मोहिनी ने कहा, सेल्स डिपार्टमेंट को बता दो कि अग्रवाल ग्रुप के साथ कल डील होगी और उसका रिप्रेजेंटेटिव कल हमारे ऑफिस में आकर डील साइन करेगा। नम्रता कहती है, मैडम क्या इसके अलावा कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप सेल्स डिपार्टमेंट को देना चाहती हैं? मोहिनी ने नजर उठाकर नम्रता को आंख दिखाई और नम्रता समझ गई थी। तभी नम्रता तुरंत वहां से बाहर निकल गई। दरवाजे के बाहर जाते ही नम्रता ने लंबी सांस ली और फिर अपने टेबल पर जाकर तुरंत सेल्स डिपार्टमेंट में फोन किया। नम्रता का फोन दीपांशु ने उठाया। उस वक्त दीपांशु शर्मिंदगी से चूर अपने सर पर हाथ लगाए अपने केबिन पर अकेला बैठा हुआ था। उसने केबिन के फ्लैप्स भी बंद कर दिए थे। वो नहीं चाहता था कि बाहर से कोई उसे देख पाए। इतने में फोन उठाकर दबी हुई आवाज में दीपांशु ने कहा, हेलो। नम्रता कहती है, खुद को संभालो और एक गिलास पानी पियो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, कल अग्रवाल ग्रुप के साथ डील पक्की है। सुबह 11 बजे अग्रवाल ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव हमारे ऑफिस में आएगा। इतना कहते ही नम्रता ने फोन रख दिया और कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन न होने के कारण सेल मैनेजर दीपांशु को लगा कि शायद ये वही रिप्रेजेंटेटिव होगा जिससे रजनी की बात हुई थी। तभी दीपांशु ने रजनी को अपने केबिन में बुलाया और कुछ ही देर के बाद रजनी केबिन के अंदर चली गई। दीपांशु ने रजनी को इन्फॉर्मेशन दिया। तभी मुस्कुराते हुए रजनी केबिन से बाहर आई और खुद को इस तरह ट्रीट करने लगी जैसे वो कल तक कर रही थी। भले ही उसका रिप्रेजेंटेटिव लेट हुआ था, लेकिन कम से कम कल तो वो आने वाला था। ये सोचते हुए वो इतराकर अपनी जगह पर बैठ गई। इतने में माया वॉशरूम से बाहर आई और उसने रजनी के पास आकर कहा, मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन अंदर से ज्यादा आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ कभी कभी फुसफुसाने की आवाज आ रही है। और एक बार मैंने दरवाजा धक्का देकर खोलने की कोशिश की। उस वक्त अधीर मोहिनी मैडम के बहुत करीब था। तुम्हें क्या लगता है इस चीज को हमें क्या सोचना चाहिए? क्या उन दोनों ने कोई नई फैंटेसी के बारे में पकड़कर उसे आजमाने के बारे में सोचा होगा, या फिर उन्हें घर में मौका नहीं मिलता होगा, या अचानक मोहिनी मैडम ने अपने कंप्यूटर में से कोई ऐसी चीज देख ली होगी जिसकी वजह से उन्हें। इससे आगे माया कुछ कहती, रजनी ने अपना पेन उठाकर अपने फोटो के पास रख दिया और कहा, माया क्या तुम्हें ऑफिस एटिकेट्स नहीं पता? ऐसी बातें ऑफिस में नहीं की जाती हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने बॉस के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? माया हैरानी से उसे देखने लगी। तभी उसने कहा, अभी अभी तो तुम खुद चाहती थी कि ये बात सबको पता चले। आखिर पति पत्नी के बीच में चल क्या रहा है, और अभी अभी तुम बड़ी सती सावित्री बन रही हो। रजनी कहती है, फिलहाल मेरे लिए बड़ी खबर है कि जिस रिप्रेजेंटेटिव से मैंने बात की थी वो कल ऑफिस में आकर डील पेपर साइन करने वाला है। इसके अलावा मुझे और कोई गॉसिप नहीं चाहिए। मैं अपना पूरा ध्यान काम पर लगाना चाहती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। माया ने मुंह बनाते हुए कहा, एक्चुअली रजनी तुम्हें पता है गिरगिट भी अपना रंग बदलने में ज्यादा समय लगाता होगा, तुम कुछ ज्यादा ही फास्ट हो। रजनी उठी और उसने कमर में हाथ लगाते हुए कहा, इस दुनिया में फास्ट चीज ही दिखती है, स्लो तो ओवररेटेड हो जाता है। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। तभी माया ने मुंह मटकाया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। रजनी ने भी गुस्से से उसकी तरफ देखा और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। आसपास के लोग उन लोगों को देखकर अपने सर पर हाथ लगाते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे।
वैसे तो माया और रजनी का लड़ना, मनाना, रूठना और दोस्ताना हर रोज का काम था, लेकिन ऑफिस में सिर्फ वो दोनों ही नहीं थे जिनके बीच में इस तरह की केमिस्ट्री थी। दरअसल कुछ समय पहले नम्रता और जूही एक दूसरे से ऐसे दोस्त बन गए थे, लेकिन जूही के जाने के बाद नम्रता उसे मिस करने लगी थी। उसकी कुर्सी आज भी खाली थी। तभी नम्रता ने सोचा कि क्यों ना मोहिनी के पास जाकर न्यू रिक्रूटमेंट के लिए बात की जाए। इसीलिए नम्रता मोहिनी के केबिन के पास गई और उसने दरवाजा खटखटाया। मोहिनी से अंदर आने के लिए पूछा और मोहिनी ने उसे इज्जत दे दी। वो जैसे ही अंदर गई, मोहिनी ने उसे आने का कारण पूछा। तभी नम्रता कहती है, मैडम, मैं सोच रही थी कि ऑफिस में काम बढ़ रहा है, क्या हमें नई रिक्रूटमेंट करनी चाहिए? मोहिनी अपनी जगह से उठी और उसने गुस्से में नम्रता की तरफ देखा और कहा, लगता है आजकल तुम्हारी अक्ल घास चरने चली गई है, कुछ बादाम खाया करो। मैंने तुमसे कुछ दिन पहले ही रिक्रूटर एजेंसी से बात करने के लिए कहा था और तुम आज मुझसे पूछने आ रही हो। तुम्हें मुझे अपडेट देना चाहिए कि कोई नया एम्प्लॉय कंपनी में इंटरव्यू के लिए कब आ रहा है। मोहिनी की बात सुनकर नम्रता अपने आप से पूछने लगी कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। इतने में वो उल्टे पैर बाहर आकर अपनी टेबल पर चली गई। शाम होते ही एक एक करके सभी लोग ऑफिस से बाहर निकले, लेकिन अधीर सिक्योरिटी रूम में आराम से सोया हुआ था। जब सभी लोग निकल गए तभी मोहिनी सिक्योरिटी रूम से गई और उसने अधीर को उठाकर कहा, क्या रात भी यहीं गुजारने का विचार है? अधीर झटके से उठा और उसने दरवाजे की तरफ देखा। बाहर अंधेरा नजर आ रहा था। तभी अधीर कहता है, समय क्या हो रहा है? मोहिनी ने कहा, 7:30 बज रहे हैं। अधीर ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं 8 बजे ऑफिस से बाहर निकलूंगा। इतना कहकर वो फिर से सो गया। मोहिनी उसके पीछे नहीं पड़ना चाहती थी, इसीलिए वो सीधा बाहर जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी कि अधीर की हरकतों को देखकर कौन कहेगा कि वो अग्रवाल ग्रुप का लीडर है। वैसे तो मुझे तो लगता है कि मैंने उस दिन पार्टी में किसी और ही आदमी को देखा था और ये कोई और ही आदमी है। हालांकि मोहिनी अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने चुपचाप घर जाना ही बेहतर समझा। दूसरी तरफ कुछ देर बाद जब अधीर उठ खड़ा हुआ, उससे दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी अधीर को याद आया कि अगर उस दरवाजे को कोई जोर से बंद कर दे तो उसे सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर का लॉक टूट चुका था। इतने में अधीर वापस आया और उसने अपनी फोन की स्क्रीन को देखा। दरवाजा बंद हो जाने के कारण उसके फोन का नेटवर्क भी चला गया था। अब क्या अधीर रात भर सिक्योरिटी रूम में ही रहेगा? क्या दरवाजे के बारे में मोहिनी को पहले से पता था? क्या मोहिनी ने ये जानबूझकर किया था? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए। सबके दिलों की धड़कन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रात के 10 बज रहे थे। ठंड का समय था। जनवरी का महीना दिल्ली में हर किसी के होश उड़ा देने वाला था। ऐसे कोहरे में रात को चौकीदार कंपनी में आया और उसने गाना गाते हुए दिन के चौकीदार को जाने के लिए कहा। दोनों चौकीदारों में कुछ देर तक बात हुई। फिर दिन के चौकीदार ने गुड नाइट कहते हुए रात वाले चौकीदार को चाबियां थमा दी। दिन के चौकीदार के जाते ही रात के चौकीदार ने अपनी जेब से तंबाकू निकाला और उसे बीड़ी में भरकर उसे पीते हुए वो बाहर रखी हुई सिगड़ी जलाकर बैठ गया और अंदर अधीर दरवाजा पीटता रहा। अधीर को लग रहा था कि अगर वो किसी तरह दरवाजा खटखटाने की आवाज को चौकीदार के कानों तक पहुंचा सके तो शायद उसे मदद मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे अधीर की भूख और प्यास भी बढ़ती जा रही थी। रात को जब तक तंबाकू के साथ साथ हुक्का पीने के बाद चौकीदार ने सोने का मन बनाया, तब उसने चाबी से दरवाजा खोला। उस वक्त अधीर थक कर फिर से सोफे में सो चुका था और उसे सिर्फ दरवाजा बंद होने की ही आवाज सुनाई दी। लेकिन गला घिस जाने के बाद और हाथों से लगातार दरवाजे पर मारकर पूरी कसरत हो जाने के कारण अब अधीर का मन नहीं था कि वो उठकर इतनी मेहनत करे और होटल जाए, फिर होटल के स्टाफ को उठाकर अपने लिए खाना बनाने के लिए कहे। इस मेहनत से बचने के लिए उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि वो जमीन पर पड़ा हुआ था और चौकीदार सोफे पर सोया हुआ खर्राटे ले रहा था। अधीर के चेहरे पर धूल लगी हुई थी। दरअसल सिक्योरिटी रूम में सालों से झाड़ू नहीं लगी थी। वहां किसी को आने जाने की परमिशन नहीं थी, इसीलिए ऑफिस में सफाई का काम करने वाले स्वीपर भी काम चोरी कर चला जाता था। अधीर ने उठकर सोफे पर पड़े हुए चौकीदार को धक्का दिया और जमीन पर गिरा दिया। इतने में चौकीदार बड़बड़ाते हुए बोला, आसमान गिर गया या जमीन खिसक गई, समझ नहीं आ रहा। चौकीदार अभी भी नशे में ही था। अधीर ने उसकी जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर दरवाजा बंद करते हुए चाबी बाहर फेंक दी। वो अब चौकीदार से बदला निकालना चाहता था। उसके बाद बाहर जाते ही अधीर ने अपने फोन की स्क्रीन पर देखा। सुबह के 6:30 बज रहे थे।
अंधेरा छटने में अभी भी समय था और फोन की बैटरी 1% में आकर रुकी हुई थी। जितनी देर में अधीर फोन को जेब में डालता, इतनी देर में फोन भी स्विच ऑफ हो गया। अधीर ने रोड पर जाकर ऑटो रोकने की कोशिश की। वैसे तो अधीर के पास उसकी कार थी, लेकिन इतने थके होने और भूखे होने के बाद भी वो कार चलाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आखिरकार एक ऑटो वाले ने ऑटो रोका और अधीर ने कहा, मुझे घर जाना है। ऑटो वाला कहता है, सुबह सुबह पी लिए हो क्या? इतनी बड़ी दिल्ली में घर क्या होता है? ये बताओ, घर जाना है क्या होता है? सबके घर हैं, सबके घर ले चलूं तुम्हें? अधीर कहता है, आप चलो, मैं रास्ता बताता हूँ। ऑटो वाला कहता है, रास्ता नहीं, जगह का नाम बताओ, रास्ता हम खुद ढूंढ लेंगे। पूरा दिल्ली में दिन भर घूमते हैं, तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो रोजी रोटी नाराज हो जाएगी। अड़ियल आदमी से कौन लड़े, ये सोचते हुए अधीर ने कहा, चलो चावड़ी बाजार। ऑटो वाला हंसा और उसने कहा, जगह का नाम लेने से शर्मा रहे हो? अब जब चावड़ी बाजार पहुंच जाएंगे तब बताना कि कौन सी गली में रहते हो। ऑटो अंदर जा सकेगा तभी ले जाएंगे, नहीं तो ऑटो बाहर ही रहेगा। अधीर ने कहा, हाँ बाहर ही रोक देना, जहाँ पर कोई खाने की दुकान हो, भूख लगी है। तभी ऑटो वाले ने रियर व्यू मिरर में उसका चेहरा देखा और कहा, भैया शक्ल से तो ठीक ठाक ही लगते हो, पैसे है ना देने के लिए? बता दे रहे हैं, वहां पहुंचने पर 350 रुपए लगेगा। अधीर ने कहा, पैसा मिल जाएगा, बातें कम करो और ऑटो चलाओ। ऑटो वाला आगे बढ़ते हुए कहता है, बड़े बढ़िया आदमी हो। इतने में अधीर ने अपनी आंखें बंद की और कुछ ही देर बाद वो बताई हुई जगह पर पहुंच गया। दूसरी तरफ सुबह जब ऑफिस का समय हुआ, एक एक करके लोग आने लगे, लेकिन एक दूसरे से बात करने के चक्कर में किसी ने सिक्योरिटी रूम के अंदर से आने वाली आवाज को महसूस ही नहीं किया। आज दिन का चौकीदार भी लेट हो गया था। आते हुए उसने रात के चौकीदार के द्वारा किए गए कांड देखे। दरअसल मोहिनी को यह पता नहीं था कि दोनों चौकीदारों की मिली भगत से लोग ऑफिस के सामने आग जलाते हैं। इससे पहले कि मोहिनी की कार आई, चौकीदार ने सिगड़ी को साइड में किया और मन ही मन सोचा कि ये गोपाल का बच्चा जब दिखेगा तब पिटेगा। आज तो चाबी देकर भी नहीं गया, पता नहीं कैसे काम होगा। इतने में जब सामने देखा तो ऑफिस पहले से ही खुला हुआ था। चौकीदार हैरान हुआ। उसने दिल्ली में मर्डर, चोरी चकारी की बातें तो सुनी थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं आज वो घटना उसके साथ तो नहीं हो गई। ऐसे में रात का चौकीदार तो मार खाता ही, दिन के चौकीदार की भी नौकरी जाती, क्योंकि गोपाल उसी का बहनोई था, उसे उसी ने जॉब पर लगवाया था। इतने में जब वो अपने टेबल के पास पहुंचा तो उसने सिक्योरिटी रूम से आने वाली आवाज को सुना। वो सिक्योरिटी रूम के पास गया और उसने कान लगाते हुए नीचे नजर डाली। तभी उसकी नजर चाबी पर पड़ी और उसने तुरंत सिक्योरिटी रूम खोला। गोपाल उस वक्त अपने आंखों में आंसू लिए, मुंह में धूल लिए सिक्योरिटी रूम के अंदर फंसा हुआ था। तभी चौकीदार ने कहा, रात को पी भी लिए थे क्या? गोपाल चौकीदार को घूरते हुए बोला, इस ऑफिस में भूत है, हम तो चले, हमें नहीं करनी यहाँ नौकरी। इतना कहते हुए रात का चौकीदार गोपाल गेट से बाहर चला गया। तभी दिन वाले चौकीदार ने कहा, इसीलिए कहते हैं कम नशा करो। इससे पहले कि चौकीदार बाहर आता तभी मोहिनी वहां आकर पहुंची। मोहिनी ने कहा, वो पागल आदमी कौन था जो दरवाजे से बाहर गया? चौकीदार कहता है, ऐसे ही भिखारी था मैडम, माफ कीजिए, मैंने नहीं भगाया उसे। मोहिनी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर के बाद अग्रवाल ग्रुप से अमित नाम का एक लड़का मोहिनी कॉर्पोरेशन में आया और उसने एग्रीमेंट मोहिनी के सामने रखा। उस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में मोहिनी दीपांशु और रजनी के साथ बैठी हुई थी और रजनी की तरफ घूरते हुए देख रही थी। इससे पहले कि वो डील पेपर साइन करती, उसने दीपांशु से कहा, क्या मैं जान सकती हूँ रजनी यहाँ पर क्या कर रही है? दीपांशु ने कहा, उसी की वजह से ये डील हुई है, तो उसका यहाँ मौजूद होना जरूरी है। मोहिनी ने दांत पीसते हुए अपनी आवाज को धीमा करके दीपांशु से कहा, तुम्हें कैसे पता ये डील उसने क्रैक की है? अब तक दीपांशु समझ गया था कि वो अब फिर से बहुत बड़ी गलती कर चुका है। इतने में मोहिनी ने मुस्कुराते हुए रजनी की तरफ देखा और कहा, रजनी, क्या अमित से तुम्हारी इससे पहले कोई बात हुई थी? इतने में अमित चौंका और उसने यहाँ वहां देखा और फिर मोहिनी को देखते हुए कहा, नहीं नहीं मोहिनी जी, मेरी तो इससे कोई बात नहीं हुई। ये सुनते ही रजनी चौंक गई और उसने कहा, नहीं मैडम, मेरी बात इनसे नहीं हुई, मेरी बात तो दुष्यंत सर से हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर वो नहीं आ पाए तो हेडक्वार्टर से कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा और वो डील पेपर साइन करेगा। रजनी ने ये बात बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कही थी, लेकिन इतने में अमित अपने दिमाग में सोचने लगा कि क्या वो किसी दुष्यंत को जानता है। तभी उसने अपने कंपनी ऐप में ये नाम डाला और मोहिनी की तरफ दिखाते हुए कहा, मुझे लगता है कि इन्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। दरअसल इस नाम का कोई भी आदमी अग्रवाल ग्रुप में काम नहीं करता। ये सुनते ही रजनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी मोहिनी ने कहा, रजनी,
अब तुम्हें इस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चले जाना चाहिए। मोहिनी की बात सुनते ही रजनी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। वो कुर्सी से उठी और धीमी चाल में दरवाजे की तरफ जाने लगी। इतने में मोहिनी ने कहा, अगर इस तरह रैंक कर जाती हो तो 2 साल लग जाएंगे दरवाजे तक पहुंचने में। रजनी के जाते ही मोहिनी ने दीपांशु की तरफ देखा और कहा, कल मैंने नम्रता से कहा था, जो इंसान इस डील को क्रैक करेगा वो सेल्स डिपार्टमेंट का असिस्टेंट मैनेजर बनेगा। इस हिसाब से अधीर को फोन लगाओ और पूछो कि वो कहाँ है। दीपांशु ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन वो अपनी कुर्सी से नहीं उठा। तभी मोहिनी ने कहा, लगता है तुमने सुना नहीं, मैं कह रही हूँ जाओ और अधीर को फोन लगाओ। ये सुनते ही दीपांशु को समझ आ गया था कि उसकी नौकरी भी अब खतरे में है। इसका मतलब अधीर से दुश्मनी मोल लेना इतना आसान नहीं था। कॉन्फ्रेंस से दोनों के बाहर जाते ही मोहिनी ने अमित की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, कभी कभी कंपनी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। अमित कहता है, मैडम आप टेंशन मत लीजिए। इतना कहते ही मोहिनी ने डील पेपर पर फोकस किया और उसे गौर से पढ़ने लगी। सारे क्लॉज समझने के बाद मोहिनी ने तुरंत सिग्नेचर करके नम्रता को अंदर बुलाया और उसकी 2 कॉपी करने के लिए कहा। एक कॉपी उसने अमित को देते हुए उसे विदा किया और दूसरी कॉपी अपने पास रख ली। एक तरफ मोहिनी ने राहत की लंबी सांस लेते हुए अपने केबिन में जाकर निशा को फोन लगाया, अपनी डील के बारे में बताया। दूसरी तरफ दीपांशु अधीर को कॉल पर कॉल किए जा रहा था, लेकिन अधीर का फोन स्विच ऑफ आने लगा। दीपांशु को लग रहा था कि अगर वो इस बात की खबर मोहिनी को देगा तो उसे फिर से 2 बातें और सुननी पड़ेंगी। साथ ही साथ दीपांशु के लिए अधीर को असिस्टेंट मैनेजर डिक्लेयर करना किसी शर्मनाक काम से कम नहीं था, क्योंकि पहले ही वो अधीर का बहुत मजाक बना चुका था और ये दूसरी बार था जब अधीर ने उसे बिना कुछ किए मुंह तोड़ जवाब दिया था। दूसरी तरफ धीरे धीरे ये खबर पूरे डिपार्टमेंट में फैल गई थी। अग्रवाल ग्रुप की डील क्रैक करने वाली रजनी नहीं बल्कि अधीर है। इतने में माया आकर हाथ मिलाते हुए रजनी के सामने खड़ी हुई और उसने कहा, लगता है आज चैंपियन की सारी चैंपियनशिप निकल गई है। फिर से तीसरी बार उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। अब या तो तुम अकेले प्ले कर लेती या फिर तुम उसके साथ ही रहती। कुछ तो भला होता तुम्हारा, पर तुम हो बिन पैंदी की लोटी। जिस तरफ लालच दिखा उसी तरफ फिसल जाती हो। ऐसे में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि तुम्हें गांव चले जाना चाहिए। वहाँ तुम्हारे जैसे लोग बहुत होंगे जो चौपाल में चौकड़ी लगाकर खूब बतियाते होंगे। तुम भी उनके साथ बातें कर लेना, यहाँ वहाँ की और इधर उधर की। कमला आंटी, बिमला आंटी, वैसे तुम इन चीजों में तो माहिर हो। माया की बातें सुनकर रजनी की आंखों में अब आंसू आ गए थे और वो फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर माया का भी दिल पिघल गया। हालांकि माया उसे सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन माया इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो अपने सामने किसी को रोता हुआ देखे। तभी उसने रजनी की पीठ को मलते हुए कहा, अरे ये क्या तुम इतनी जल्दी रोने लगी? तभी रजनी रोते हुए कहती है, माया मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे गांव चले जाना चाहिए। मैं आज ही अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करती हूँ और मैनेजर को देकर आज ही चली जाऊंगी। मैं कल से ऑफिस नहीं आऊंगी। मुझसे कुछ नहीं होने वाला। इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं फेलियर हूँ। इतना कहते हुए उसकी आंखों के सामने दुष्यंत घूमने लगा। दुष्यंत ने बड़ी बड़ी बातें की थी और रजनी उसकी बातों में आ गई। उसे अपने दिमाग पर भरोसा नहीं हो रहा था। अब वो खुद को हर बात पर कोसने लगी थी, लेकिन टेंशन एक ही तरफ नहीं थी बल्कि चारों तरफ फैली हुई थी। दीपांशु के केबिन में फोन की घंटी बजी। वो फोन नम्रता का था। फोन उठाते ही दीपांशु ने कहा, हाँ कहो। नम्रता कहती है, मैडम ने तुम्हें एक काम करने के लिए कहा था। शायद काम पूरा हो गया होगा, है ना? दीपांशु ने अपने दांत पीसे और कहा, हाँ बस उसी काम को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल अधीर कल देर रात तक ऑफिस में था और उसने बहुत काम किया था, इसीलिए आज उसे आने में टाइम लग गया। जैसे ही वो ऑफिस आएगा वैसे ही मैडम को अपडेट कर दूंगा या फिर तुम्हें फोन कर दूंगा। इतना सुनते ही नम्रता ने बिना कुछ कहे फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दीपांशु को अब डिसरिस्पेक्ट महसूस होने लगी थी और वो सोचने लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में अधीर उसका बॉस बन जाएगा और उससे जूते घिसवाएगा। ये सब दोहराते हुए वो अपनी आंखों के सामने खुद को जूते घिसते हुए देखने लगा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दीपांशु का सपना टूटा। दीपांशु ने ऊंची आवाज में कहा, कम इन। रजनी ने हल्के हाथ से दरवाजे को धक्का दिया और अपने हाथ में रेजिग्नेशन लेटर लेकर धीरे धीरे दीपांशु की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर दीपांशु उसे कंफ्यूजिंगली देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता तभी रजनी ने ड्रामेटिक वे में बोलना शुरू किया, सर आज तक मैंने कुछ कहा हो या सुना हो तो मुझे माफ कर देना। मेरी बात का बुरा मत मानना। मुझे हमेशा याद रखना और कभी मत भूलना। दीपांशु कहता है, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हारी शादी हो रही है?
और तुम हमेशा हमेशा के लिए ससुराल जा रही हो। इतने में रजनी ने दीपांशु के सामने पेपर रखा और कहा, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। क्या रजनी सचमुच अपने गांव जाने वाली थी? क्या अधीर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट संभाल पाएगा? क्या दीपांशु रजनी का रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करेगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन सिर्फ पॉकेट एफएम पर।